Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports Hour, continued coverage of the HBL PSL Season 9 and the journey continues in the Pavilion. With me in the Pavilion, I've got three fantastic minds of the game of cricket, three former captains of Pakistan, three gentlemen who served the game of cricket really well and made us all very, very proud. First up, I've got Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum and welcome. Assalamu, thank you. Next up, the professor himself, Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Walaikum assalam. And finally, Mr. Dependable, Captain Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब. जबरदस्त, आज तो आप लोग सब बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं. Very good. I'm very happy. I see you're all rested, well taken care of. जो इंसान की अपनी सिचुएशन हो ना, सामने वाला भी वैसे लगता है. मेरी सिचुएशन वैसे ऐसी नहीं है. लग लेकिन आप लोग मुझे सारे हशाश बेहतर लग रहे हैं. आप बेहतर लग रहे हैं. Thank you. Yes. All right, folks. Let's get to the business of the HBL PSL 9. कल भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था. कल एक शानदार मैच था. सबसे पहले तो मैच समरी पे नजर डाल देते हैं. कल मुल्तान से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आए थे मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. ये मैच कल पेशावर ज़ल्मी ने जीता है. तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 179 8 खिलाड़ियों के नुकसान में उन्होंने स्कोर जो है वो किया. हसीबुल्लाह ने एक शानदार इनिंग खेली 37 की. बड़ी इनिंग खेल सकते थे, मौका अच्छा था. बाबर आजम प्लेइंग हिज रोल लाइक ऑलवेज, 31 of 26 and then Powell there with a powerful innings, 23 of 11 deliveries down the order. मोहम्मद हारिस सिर्फ 19 रन बना सके 19 गेंदों पे, 100% स्ट्राइक रेट था. मोहम्मद अली जो कि मुल्तान सुल्तान के बेहतरीन बॉलर, इस PSL के बेहतरीन बॉलर साबित हो रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस लेकर आए. बड़ी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉल की. उन्होंने 2 विकेटें हासिल की 23 रन देकर 4 ओवरों में. विली ने भी 2 विकेटें हासिल की 28 रन देकर 4 ओवरों में. उसामा मीर who looks completely different while playing league versus when he plays for Pakistan, 2 for 36 in 4 overs, so well done Usama. And दानी देर कल उन्होंने नजर आ रहा था कि दानी की रिदम आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है. 1 विकेट हासिल की उन्होंने 26 रन देके. उसके जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर में सिर्फ 174 रन किए, 174. डेविड मलान ने इस HBL PSL सीजन की सबसे तेज सेंचुरी गाड़ी है. 52 किए 25 गेंदों के ऊपर. बेहतरीन इनिंग्स थी उनकी. यासिर ने शुरू में आकर 43 की इनिंग्स खेली. हेंड्रिक्स डाउन दी ऑर्डर 28 of 27. इफ्तिखार ने एंड में फायरवर्क्स ऑन जरूर किए मगर वो कंप्लीट ना कर सके इस गेम को. याकूब की गेंद 3 विकेटें हासिल की उन्होंने लेग स्पिन 43 रन देकर. वुड ने बेहतरीन स्पेल किया एंड आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द मुल्तान सुल्तान्स bowling and the Peshawar Zalmi bowling. That Wood was just fantastic. 2 for 13. Irshad 2 for 39. Naveen-ul Haq 2 for 44. Peshawar Zalmi won this one by 5 runs and a big congratulations to the Yellow Storm. इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर. सूरत हाल पॉइंट्स टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से है कि HBL PSL की स्टैंडिंग्स आपके सामने हैं. पहली पोजीशन पे बदस्तूर मुल्तान सुल्तान्स जो कि 4 मैचेस खेल के 3 जीती है 1 हारी है 6 पॉइंट्स के साथ. नेट रन रेट भी उनका सबसे अभी तक अच्छा है, इसलिए वो अभी तक नंबर 1 पोजीशन पे है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स राइट बिहाइंड, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 3 मैचेस खेले, तीनों जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ. वो दूसरे नंबर पे हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैचेस खेले, 1 जीता है 2 हारे हैं, तीसरे नंबर पे हैं. कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है, वो चौथे नंबर पे है 2 पॉइंट्स के साथ. पेशावर ज़ल्मी भी 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे. उन्होंने 3 मैचेस खेले, 1 जीत के 2 हारे हैं. लाहौर कलंदर्स राइट एट द बॉटम, द डिफेंडिंग चैंपियंस विद 3 played 3 lost and right at the bottom of the table. And those are your HBL PSL 9 some standings currently right now. Right, आज आपके लिए एक और बड़ा खास मैच लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते चलें. ये रहा मैच आइडेंट. आज है बड़ा मुकाबला दोस्तों. कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोलता हूँ, आज है बिरयानी वर्सेस पुलाव. आज है मैच निहारी वर्सेस पाए. आज है मैच कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स. लाहौर गद्दाफी स्टेडियम से लाइव 7 बजे आपकी खिदमत में पेश करेंगे दिस मैच. और इसके बारे में अब से कुछ लम्हात पे हम गुफ्तगू करते हैं इसके बारे में. लेकिन इससे पहले लेट्स क्विकली गो थ्रू. एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई उस दिन. हमने मैच देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच की तरफ आ जाते हैं. हफीज़ मिसबाह, आई एम ओपनिंग द फ्लोर फॉर एवरीबॉडी टू डिस्कस. और हमने देखा कि DRS के अंदर एक बहुत बड़ा इशू आया था और जिस पे कि जो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब ने उसी दिन मैच के फ़ौरन बाद जो इंटरव्यू
देते हैं, उसमें उन्होंने उसकी बाकायदगी से शिकायत भी की। अब हमें मालूम ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर से एक प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है। जो कंपनी है जो DRS लेकर आई है, उन्होंने माना है, एतराफ़ किया है कि उनकी गलती थी, ये गलती हो गई है। हमने एक्चुअली ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं देखा अजहर, हमने ये गालिबन 2-3 दफ़ा देखी है, कुछ स्लिप अप्स हुए हैं DRS के अंदर। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, एक दफ़ा तो इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया, लेकिन 2-3 स्लिप अप्स देखे हमने। इससे एक दिन पहले था शाहीन शाह का जो बॉल था, वो भी बड़ा उसी टाइम आई थिंक उसका नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि वो अटेंशन टू डिटेल जिसको कहते हैं ना क्रिकेट में होती है, इसी तरह आई थिंक जो भी काम कर रहा है अपना, उसको अपनी काम में अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। उसी टाइम उनको अलार्म हो जाना चाहिए था कि कहीं किसी क्रूशल स्टेज पे कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली नट आउट था वो वाला डिसीजन शाहीन की बॉल पे, जो यासिर खान की बॉल बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इन दी एंड एक ऐसा डिसमिसल जिसके ऊपर आउट और नॉट आउट बाकी बड़ा क्लोज था जी, तो उस पे ये हो गया। और ऐसी स्टेज पे जब एक टीम का ऑलमोस्ट मेक एंड ब्रेक था, वो एक इम्पॉर्टेंट विकेट थी रायली रोसू की, अगर वो मिल जाती इस्लामाबाद को तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद शायद वो मैच जीत जाती। तो आई थिंक ऐसे स्टेज पे जो है वो होना वो बहुत क्रिटिकल होता है, टूर्नामेंट के लिए बड़ा ख़राब होता है ये। देखिए, पहले तो मैं, अगर आप मुझसे कहें तो मैं शादाब को वेल्डन कहूँगा कि उन्होंने राइटली जो है वो रेस किया। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे बुरा नहीं मनाना चाहिए, सच बोलने से डरना भी नहीं चाहिए। और दूसरा जो है, मुझे जो थोड़ी तकलीफ़ हुई स्टेटमेंट के आने के बाद जो दी गई कि जी ये ह्यूमन एरर है, तो टेक्नोलॉजी ने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी। तो यानी वो जो सिस्टम है वो ठीक है, तो जरा बंदा वो पैड़ा है। सो देयर इज समथिंग ऑलवेज पीपल आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द अदर्स। इस मरतबा टेक्नोलॉजी ठीक होगी, और अगर ये इतनी ठीक है तो फिर इसके तमाम चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरे क्यों नहीं आते? क्यों इसके ऊपर फिर कहा जाता है कि जी हमें टेक्नोलॉजी को जो है वो लिवरेज देनी चाहिए, या हमें उसको थोड़ा सा जो वो कहीं जगहों पे हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, वहाँ पे हमें लगता है कि जिसको हमें लेट इट गो करना चाहिए। तो अगर ऐसा है, तो अगर ये ह्यूमन एरर है, तो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि सम टाइम मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा लगता है ये टेक्नोलॉजी शो है, ये क्रिकेट नहीं खेल रही। हम वो जो क्रिकेट जिसको हमने खेला बचपन से लेके या सीखा, ये टोटली डिफरेंट शो चल रहा होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ही बॉल दिखाया जाता है कि वो अंपायर्स फेवर जो है वो किसी की फेवर में जा रही है और किसी के खिलाफ जा रही है। तो जब बॉल हिट कर रहा है स्टंप्स को, तो वो हिट कर रहा है। आई नो इसके ऊपर बहुत सी डिबेट हुई है। तो अगर ऐसा या आइदर वे कर देना, या हिट कर रहा है तो आप अगर कहते हैं कि वो लेस देन 50% हिट कर रहा है या क्लिप कर रहा है, तो अगर आप कहते हैं कि वो मार्जिन ऑफ एरर है, तो फिर जब बैट्समैन लेता है फिर भी अंपायर आउट देता, तो फिर क्यों आउट देते हैं? फिर उस टाइम भी उसको फेवर मिलनी चाहिए ना। ये लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। मतलब है कि हम मानते हैं कि विकेट बड़ी हो जाती है, उसको हिट होगा तो ये एरर का चांस है, ओके फाइन, गो लाइक दैट। बट फिर जब वो बैट्समैन भी लेता है उसका DRS, तो फिर नॉट आउट दें ना, वो क्लिप भी हल्का सा ऐसे कर रहा होता है, आउट। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब लेग बिफोर की अपील होगी तो वो इल्यूजन क्रिएट करेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो जो लेग बिफोर है वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो स्टंप्स के आगे कंसीडर किया जाता है कि बाय सम रीजन अंपायर उसको क्यों लेग बिफोर जो है वो आउट देता है कि ये स्टंप्स को लग रहा था और उसके पैड पे लगा है, जिसकी वजह से रूल है कि जी वो लेग बिफोर जो है वो आउट एक गिना जाता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका मतलब है जितने लेग बिफोर दिए जाते हैं वो गलत दिए जाते हैं। तो आप किसी न किसी जगह पे टेक्नोलॉजी को, मैं खुद इसकी फेवर में हूँ कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो, लेकिन अगर उसके बैड इम्पैक्ट आ रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई, उसको सही उसका सोल्यूशन फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गेम जो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेली जाती है वो टेक्नोलॉजी शो बन जाए। ये ओके, सो दैट्स अ गुड इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत मैटर करता है इस बात, क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, अब ये चेक करने की बात है कि ये जो DRS वाला सिस्टम आया हुआ है, क्या ये कोई बैनुल-अक़वामी नोन फर्म है जो कि बैनुल-अक़वामी मैचेस के अंदर फराहम करती है ये सर्विस, या ये कोई नई कंपनी है जिसको ये मौका दिया गया है और उनसे इतना बड़ा एरर हुआ है? क्योंकि मेरा सवाल अगला ये है कि चलें PCB ने तो माजरत कर ली कि जी मैं माजरत चाहता हूँ कि हम ये गलती हो गई है, मान लिया ह्यूमन एरर हुआ था, हो गई बात इधर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अब अगर ये मैच, लेट्स गो बैक टू द मैच, जो सिचुएशन बनी हुई थी दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, मैच पूरे का पूरा टर्न हो सकता था, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सकता था इन 2 पॉइंट्स के साथ वो अपने, यही तो मैं कह रहा हूं। अब इन्होंने तो माफी मान लिया और माफी भी मांग ली। आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं, जिन्होंने
करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं अपनी टीम को खिलाने के लिए, उनको किस तरह इस पे कॉम्पेंसेट? इसके अलावा फैंस की सेंटिमेंट्स होते हैं, फैंस आपकी टीम को, जो इस्लामाबाद के फैंस होंगे वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हो रहा है इस सारे सिनेरियो में वो प्लेयर्स हैं। देखिए उनकी गलती कहीं पे भी गलती मानने को कोई तैयार नहीं। एक तो प्लेयर वो आउट भी हो जाता है या वो नॉट आउट होता है तो मैच आपका चला गया। फिर प्लेयर कोई हल्का सा भी हीट ऑफ द मोमेंट पे जेस्चर शो करे तो उसको फाइन भी होता है। बाकी जब किसी पे भी आता है जिस पे प्रेशर भी नहीं है, टेक्नोलॉजी बाहर ऑपरेट कर रहा है, उसके पास वो रियल मोमेंट में भी डिसीजन नहीं, टाइम है, सोच के इतने टाइम ले के उसने डिसीजन करना है, वो उसमें भी उसको ह्यूमन एरर कह रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हार्श चीज़ें होती हैं प्लेयर्स पे, फिर बाहर वालों को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसके कोई ना कोई उनको भी कंसिक्वेंसेस जो है ना फेस करने चाहिए अगर वो ऐसी ये कह रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी मेयरली एन अपॉलॉजी। अगर आप सिमिलर जाएं प्रीमियर लीग फुटबॉल्स वीआर आ गया वहाँ पे, वहाँ पर अगर इस तरह की ह्यूमन एरर या टेक्नोलॉजी एरर होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे ह्यूमन एरर इसलिए होता है कि रेफरी गलत डिसीजन कर जाता है या उस लॉ के अगेंस्ट जो फुटबॉल के रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट अगर कोई चला जाता है, अपनी इंस्टिंक्ट पे अंपायर रेफरी डिसीजन दे देता है तो फिर रेफरी को वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो बैन करते हैं। बिल्कुल सही है। जो उसकी फीस होती है वो काटते हैं। तो आई थिंक जो भी हो पनिशमेंट, जब तक पनिशमेंट नहीं होगी इस तरह के एरर, क्योंकि इट्स लॉट्स ऑन स्टेक, प्लेयर्स के कैरियर ऑन स्टेक है, फिर जो फ्रेंचाइज है ना वो बर्दाश्त हो जाता है। टेक्नोलॉजी एरर जो है वो डाइजेस्ट लेकिन इधर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का तो कोई गलती नहीं थी, तो ह्यूमन एरर था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी उन्होंने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी साड़ी सही है, जो किया बंदे ने किया, जो किया है वो जो बचपन नहीं सुने जो करा रहा है वो फलां करा रहा है। नहीं टाइम है उसके पास ना। देखिए ह्यूमन एरर जैसे अंपायर्स हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। उस सेकंड के अंदर जैसे प्लेयर ने डिसीजन करना होता है, आप भी गलतियां करते हैं, उनसे भी हो जाती हैं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। और वो एक्सेप्ट किया जाता है। जो बाहर बैठा है उसके पास टाइम है, वो देख रहा है, वो 1 मिनट तक ले लेते हैं, कहीं उससे भी ज्यादा टाइम। फिर भी अगर ऐसा काम होगा तो देन देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस खेल को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर ये डैमेज कर रहा है इस खेल को और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इल्यूजन लेके आ रहा है, बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जो हमारे हम खेलते हैं ये खेल अपने फैंस के लिए। इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो फैंस है। अगर फ़ैन को ये बात समझ नहीं आ रही और हम क्रिकेटर्स को भी नहीं समझ आ पा रही कि ये टेक्नोलॉजी कब किसकी फेवर में जा रही है और कब किसी के खिलाफ हो रही है, तो समवेयर आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पॉजिटिव्स कितने हैं और इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो हमारे खेल के ऊपर पड़ रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट। कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी मार्जिनल होती हैं, यू नो, उस मार्जिनल में ना आप समझते हो यार ये इतना हो गया, समझ आती है। बिल्कुल सही है। बट दैट वो समझ नहीं, अभी तक नहीं समझ आ रही कि वो देखते पता लग जाएगा ये वो बॉल है ही नहीं। I know that's what we were all surprised because we saw that over and over again. हमने एक दफा नहीं, हमने 2-3 दफा इसको जो है पकड़ा है कि ये हुआ है। सो ये ह्यूमन एरर जो है ना, एक तो कंट्रोवर्शियल हो गया कि शादाब ने इतना शोर मचा दिया, वरना मेरा ख्याल है कि अगर 2-3 इसको और इन्वेस्टिगेट करेंगे आप तो आपको और जगहों पे भी नजर आएंगी कि थोड़ी सी जो है वो चीजें क्लियर नहीं है। इस HBL PSL 9 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सख्त सूरत हाल बन रही है। बहरहाल आवर सिंपैथीज विद द फैंस ऑफ Islamabad United and with the team of Islamabad United and the franchise owners, and we're hoping that whoever is operating the DRS now is properly and completely aware of the system and is not going to make any more mistakes in the days ahead of the HBL PSL 9. And with that, we're going to take a break. When we come back, there's more on the other side. Stay with us. वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं फखरान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9 और आज है बड़ा मुकाबला दोस्तों। 2 बड़े शहरों की टीमें आमने सामने हैं। आज है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स का मुकाबला। कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेले अब तक इस HBL PSL 9 सीजन में और 2 में से 1 मैच वो जीते हैं, 1 हारे हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो 3 मैचेस जो हैं अपने हारे हुए हैं अब तक इस HBL PSL में। तो आइए जरा नजर डालते हैं हेड टू हेड। राइट जनाब, ये रही हेड टू हेड काउंट इन दोनों टीमों की। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स जिन्होंने आपस में 17 मैचेस खेले हैं HBL PSL की तारीख में, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में टोटल 17 मैचेस, जिसमें से वाज़े तौर पे कराची को बर्तरी हासिल है। कराची ने 11 मैचेस जीते हैं, लाहौर ने सिर्फ 6, बगैर किसी रिजल्ट के कोई भी मैच ना था। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल दोनों टीमों की। कराची किंग्स क्लियरली लुकिंग लाइक द बिगर और द बेटर टीम राइट नाउ, एटलीस्ट इन दिस स्टैट, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट इज गोइंग ऑन एंड दैट इज योर हेड टू हेड।
मिसबा, कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि जो लास्ट 3 मुकाबले हुए हैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के, वो तीनों के तीनों कराची किंग्स ने जीते हैं। It was yesterday. It was yesterday. I think overall अगर अब देखें अभी तक दोनों टीमें, तो लाहौर की टीम भी अच्छी है। प्रीवियसली लेंडे जब से आए हैं तो बैलेंस टीम हुई है उनकी और रिसोर्सेज उनके पास पूरे हैं। कराची ने जब पहले मैच के बाद अपनी टीम प्लेइंग 11 चेंज की है तो वो भी एक बैलेंस टीम है अब। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं दोनों के स्क्वाड और दोनों की जो 11 खेल रही है, दोनों एक जैसी हैं और बैलेंस भी हैं। अब इट विल डिपेंड ऑन कि आज कौन खेलता, कैसा खेलता है ऑन अ डे परफॉर्मेंस। एक होता है ना कि क्लियरली आपको नज़र आता है कि एक टीम को एज है, वो अच्छी है ज़्यादा, और दूसरी टीम जो है वो उस तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है। मुझे लगता है कि दोनों टीमें ऑलमोस्ट ऑन पेपर एक जैसी हैं। इट विल डिपेंड कि आज कौन कैसे खेलता है। It will depend on how they play today. आखिरी जो मैच हुआ था, कराची ने लाहौर को लाहौर में शिकस्त दी थी 86 रन से हफीज़। उसके बाद 2020 में जब कराची किंग्स ने ट्रॉफी जीती थी HBL PSL की, तो फाइनल में लाहौर कलंदर्स ही को शिकस्त दे के उन्होंने ये जीती थी। हैविंग सेड दैट, लाहौर कलंदर्स शदीद प्रेशर में, चूंकि 3 मुकाबले अभी तक उन्होंने खेले हैं इस HBL PSL 9 के अंदर, तीनों के तीनों वो हारे। दे मस्ट बी रेयरिंग टू गो एंड दैट ऑल्सो एट देयर होम ग्राउंड। इसलिए तो मुझे लगता है कि ये लीग क्रिकेट में समटाइम आप जब रिजिड अप्रोच के साथ खिला रहे होते हैं और खामखा कंटिन्यूटी अपनी लेने की चक्रों में आप पड़ जाते हैं, तो आप राइट कम्बिनेशन नहीं खिलाते। राइट। अभी आप देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी उस सोच को बदला तो कामयाबी उनके साथ चलना शुरू होगी। कल के मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने अपनी चेंजेस की, कामयाबी उनकी तरफ आ गई। लाहौर की तरफ मुझे लग रहा है कि इनको सोचना पड़ेगा कि इनको अब इस वक्त अपनी चेंजेस करते वक्त नहीं घबराना चाहिए, अगर वो चेंजेस जो उनको राइट कॉम्बिनेशन बनाने में रोके हुए हैं। तो ये देखना ये है कि वो टीम क्या खिलाते हैं, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है कि कार्लोस की जगह, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहे ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो वो अगर उनकी जगह शाय होप जो उनके लिए अवेलेबल हैं, अगर वो खेलते हैं तो वो एक तो जेन्युइन विकेट कीपर के तौर पर आते हैं, क्योंकि फरहान ने एक आध मैच अगर हम देखें तो जो कोयटा से भी मैच हारे, सरफराज का कैच उनसे छूटा, और वैसे भी ही इज नॉट अ रेगुलर कीपर। राइट। तो मुझे लगता है ये एक ऑप्शन अगर वो लेते हैं, या किसी और के मुतालिक भी अगर वो ये सोचते हैं कि यार हमें साहबजादा की जगह भी वो खेल सकते हैं, क्योंकि 3 ओवरसीज 4 खेले थे, 4 खेले थे। तो ये एक मेरी ज़हन में आती है कि अब ये देखना है कि वो क्या सोचते हैं, एंड देयर इज अ राइट टाइम, क्योंकि आप 3 मैच हारे में हैं, व्हाटएवर यू वांटेड टू जस्ट ट्राई दैट, क्योंकि इससे इतना लेट ना हो जाए कि वो आप पीछे से पीछे चल जाए। लेकिन अगर मैं वैसे जाऊँ, मुझे ज़्यादा तौर पर लाहौर बीइंग अ लाहौरी, मैं लाहौर को फेवर करूंगा। You played for Lahore Qalandars as well? और मुझे लगता है कि लाहौर की टीम कराची से ज्यादा बैलेंस है। यस, परफॉर्म नहीं कर रही आज, नहीं ओवरऑल भी ओके, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप, दे हैव अ गुड बैटिंग लाइनअप, फील्डिंग बुरी कर रहे हैं, राइट एरिया लाइक वो जो मोमेंट्स ऑफ द गेम है वो विन नहीं कर पा रहे सो फार। तो मुझे ये लगता है कि लाहौर इज़ अ बेटर टीम टुनाइट, लेट्स सी हाउ दे विल प्ले एंड ब्रिंग द रिजल्ट्स फॉर देम। हफीज़ ने कहा अजहर के बड़ी रिजिड एक अप्रोच लेके चल रही है लाहौर कलंदर्स की साइड, एंड मे बी दिस इज द टाइम टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट रिजिडिटी। डज दैट आल्सो इंक्लूड हारिस रऊफ? या ऑफ कोर्स, लाइक यू नो, इनकी आज से अगर 2-3 सीज़न जो पिछले हैं वो निकाल दें, उससे पहले भी काफ़ी रिजिड अप्रोच होती थी कि दे यूज्ड टू प्ले ओनली वन वे, और 1-2 बंदों के साथ स्टिक रहे वो एज लीडर्स भी, और उनके कॉन्सेप्ट के साथ ही चलते रहिए। फिर इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा कप्तान चेंज किए, थोड़ा सा बेहतर जो है वो टीम सिलेक्शंस की, उनकी प्लेइंग 11 मेथड बेहतर किया। लेकिन अगेन इस साल उनका जो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है। अभी टू अर्ली है कि वो हम कहेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो इस माइंडसेट से खेल गए, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज, जैसे ज़ल्मी ने किया है अर्ली इन द टूर्नामेंट रादर देन लीविंग इट टू लेट। तो आई थिंक आज इनके पास चांस है कि ये यू नो इट्स नॉट अ एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपका जो हारिस रऊफ हैं फैंटास्टिक बॉलर, हफीज़ भाई भी कहते आ रहे हैं, मिसबा भाई भी कहते आ रहे हैं कि इस एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन समटाइम आपके पास टाइम ऐसे चल रहा होता है, आप मेंटली सफ़र कर रहे होते हैं जब आपके बैगेज इतना आप कैरी करें फेलियर्स का। तो आई थिंक कि उनको रेस्ट कराएं 2-3 मैचों के लिए, और आपके पास उनके पास इमरान जूनियर जो हैं लेफ्ट आर्म पेसर, वो बड़े अच्छी ऑप्शन है T20 क्रिकेट के लिए। 3 जैसे राइट आर्म कई दफ़ा 3-4 खेलते हैं, तो इसमें लेफ्ट आर्म ज़्यादा खेलने में कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और भी जो हम रिजिड अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक और फैक्टर है जी,
दैट इज़ द डिसीजन आफ्टर विनिंग द टॉस। अब आप पीछे ठीक है आपकी स्ट्रेंथ थी, नाउ योर बॉलिंग इज अंडर प्रेशर, नहीं कर पा रही, आपकी बैटिंग को पहले समझ नहीं आ रही। और इस टीम में अगर आप देखें तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहादात भी जो आपके इमर्जिंग प्लेयर खेल रहा है वो अच्छी खासी बैटिंग करता है, फिर 6 बैटर्स हैं, फिर लिंडे हैं, ऑलराउंडर्स। मैं इसको रीअफर्म कर दूं आपके इसी पॉइंट को आगे, ताकि आप कंटिन्यू करें कि ये जो पिछले 3 मैचेस खेले हैं इसमें सारे मैचेस में लाहौर कलंदर्स का मैच खत्म हो गया, या 10 बॉल पहले, 5 बॉल पहले, या 1 ओवर पहले। 195 आप नहीं डिफेंड कर पाए, फिर 185 नहीं डिफेंड कर पाए, 165 डिफेंड नहीं कर पाए। इट मीन्स कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार हम कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग अंडर प्रेशर है, तो ठीक है उसको थोड़ा सा ना ब्रीदिंग स्पेस दें, आप उसको चेंज करें डिसीजन को। मुझे लगता है पिछले मैच में इनको कर देना चाहिए था वो डिसीजन चेंज, लेकिन नहीं किया। बट आई थिंक दे नीड टू, जैसे ज़ल्मी की एग्जांपल सामने है, नॉर्मली दे बैट सेकंड, प्रीवियस गेम और पहले बैटिंग की, और जो आप कह रहे थे कि नहीं होगा, 4 चेंजेस कर दी कल उन्होंने, जो कि अजहर ने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने जो टीम के बैलेंस को देखने के लिए स्ट्रेटजिकली जो चेंजेस बनती हैं, यू हैव टू डू इट। आप ये नहीं सोच सकते इतना लेट कर दें कि फिर आपके पास चांस ही कोई ना बचे। लाहौर कलंदर की जो डेथ बॉलिंग है बिटवीन 16 to 20 ओवर्स, देयर इकोनॉमी रेट इज द वर्स्ट, 12.3। मैं अजहर इसी पॉइंट पे आ रहा था और हफीज़ के पास ये सवाल लेकर आ रहा था। ज़मान खान को टिप किया गया था कि जी बड़े ज़बरदस्त ये बॉलर हैं आखिरी ओवरों के लिए, खासतौर पर जो आखिरी 5 ओवर रह जाते हैं, मगर उन्होंने अभी तक इन 3 मैचेस के अंदर अपने जो उन्होंने बॉलिंग की है, 13 बॉलें उन्होंने डिलीवर की हैं आखिरी इस वाले डेथ ओवर्स के अंदर, और 13 बॉलों पे 40 रन दिए हैं उन्होंने, एंड दैट डजंट रियली फिट इन द प्लान। आई मीन, सो यू नो दैट हारिस रऊफ हैज अ प्रॉब्लम ऑलरेडी, शाहीन इज नॉट बॉलिंग इन दैट पेस दैट ही यूज्ड टू बिफोर, एंड ही इज फाइन, यू नो, ही इज स्लोली गेटिंग इनटू रिदम, एंड देन यू हैव दिस ज़मान इशू एज वेल। देखें, यही वो प्लेयर हैं जो इनके मेन टीम में भी शामिल होते हैं। जब से लाहौर के अंदर ने जीतना शुरू किया, इन तीनों का जो ट्रायो बना, वहीं से जीत भी जो है इनका इनके साथ साथ आई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये एक कंसर्निंग एरिया, देखें लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये हमेशा डिमांड करती है कि आप कुछ ना कुछ अपने गेम के अंदर इवॉल्व करते हैं। राइट। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आपकी कमी होती है जिसको पूरा करने की आप कोशिश करते हैं। सही। अगर आप शाहीन, हारिस और ज़मान की ये बात कर रहे हैं कि अगर वो 12 के नेट रन रेट के ऊपर आखिरी 5 ओवर कर रहे हैं, तो ये इट्स टू मच। 8 और 9 के दरमियान इस जैसी क्वालिटी बॉलिंग का स्कोर देना, दैट इज़ ओके। आखिरी 5 ओवर में 40 से 45 रन देना समझ में आता है, लेकिन जब जब ये 60+ रन दे रहे हैं तो ये कांट रिकवर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ये ग्रे एरिया है, इन तीनों बॉलर्स का चल रहा है। इसको ठीक करने के लिए इनको खुद सोचना पड़ेगा कि वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम एंड ओवर्स में रिक्वायर्ड हैं, हम उसको हिट करें। अगर आप एक यॉर्कर मार सकते हैं तो 3 क्यों नहीं मार सकते? वाई यू ट्राई समथिंग डिफरेंट? क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं वो क्यों कामयाब हुए थे, उनके क्या स्पेशल स्किल्स थे? वो ये थे कि वो एक तो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर के तौर पर वो आए, और आके उनके जो यॉर्कर करने की एबिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। शाहीन वेरिएशन और वाइड यॉर्कर करने की उनकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी है। तो जब जब आप इन चीज़ों से दूर होते हैं, इवन ज़मान वो जब आए तो सबसे ज़्यादा उनकी डिफरेंट एक्शन, स्लिंगी एक्शन, स्लो वेरिएशन, स्लोअर वन बहुत अच्छा था, और यॉर्कर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। जब जब वो अपनी बेसिक से दूर गए हैं, तो अगर कलेक्टिवली ये तीनों प्लेयर जिन्होंने आखिरी 5 ओवर करने ही करने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब उनके ऊपर जब वो हर मरतबा 60 रन खाएंगे 5 ओवरों में, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग जो आप कैचअप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया इनका है जहाँ पे इनको लुक आफ्टर करनी है, अपनी भी एज एन इंडिविजुअल, और वो कॉस्ट कर रही है टीम को, क्योंकि ये तीनों जो हैं अगर ये 12 के एवरेज से स्कोर खा रहे हैं तो दूसरी टीम को मोमेंटम मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। टेक्टिकली मैं ये समझता हूँ कि जो हफीज़ ने बात की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग अगर आप एक तो नंबर 1 एग्जीक्यूशन, यॉर्कर है या स्लोअर वन है या लेंथ बॉल, उसकी एग्जीक्यूशन आपकी सही हो, जो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि आपकी स्ट्रेंथ्स को लोग अब जान गए हैं, अब आपने जो अकॉर्डिंग टू दैट प्लेयर टैक्टिकल चेंजेस करनी है वो नहीं कर रहे, और नहीं करने के वजह से जैसे ज़मान को इफ्तिखार ने पिछले मैच में जो शॉटें मारी हैं, ठीक है वो उसकी स्ट्रेंथ थी अगेंस्ट अ सर्टन प्लेयर,
ही माइट हैव बी, आप समझते हैं कि शायद सक्सेसफुल होता और वो आउट कर देता, स्कोर ना देता, लेकिन इफ्तिखार की वो स्ट्रेंथ थी। आप कल देखें इफ्तिखार को, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप जैसे ही लेके गए तो इफ्तिखार से उस तरीके से फिनिश नहीं हुई गेम जिस तरीके से नॉर्मली उसको करनी है। विद इन द स्टंप दैट्स हिज जोन, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा कि भाई हमने चेंज करनी है अपनी स्ट्रेटजी। राइट, लेट्स टेक अ लुक एट द नंबर्स गेम। राइट जनाब, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टैट आ रहा है, बेस्ट इकोनॉमी इन ओवर 16 to 20 इन HBL PSL 2024। इस साल के PSL की बात हो रही है। नंबर 1 पे मुल्तान सुल्तान्स हैं, बेहतरीन। नंबर 2 पे कराची किंग्स हैं। नंबर 3 पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है 9.79, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9.86, पेशावर ज़ल्मी 10.14 और लाहौर कलंदर्स 12.3। इसलिए देखें ना, लाहौर बॉटम पे है और मुल्तान टॉप पे है। अगर आप पहले पावर प्ले की भी स्टैट्स देखेंगे ना तो उसमें भी मुल्तान नंबर 1 होगी, इकोनॉमी उनकी सबसे बेस्ट होगी। तो मोस्टली जो मैचेस हैं, मोर देन मैं कहता हूँ 70%, अगर दोनों को मिलाएंगे तो हो सकता है 90% या 80+% हो। अगर आप पहला पावर प्ले इकोनॉमी रन रेट पे जीतते हैं और फिर लास्ट पावर प्ले जिसको हम कहते हैं नॉर्मली डेथ ओवर्स आखिरी 4, तो यू आर विनिंग द गेम। दोनों वही टीम टॉप पे है जो बेसिकली आपके पॉइंट्स टेबल पे भी टॉप पे है। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू का टेबल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्लियर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे मैच पाकिस्तान के अंदर देखें, एक वो लेग थी जो दुबई में होती थी, वो खत्म होगी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर आके बहुत सी टीमें क्यों स्ट्रगल करना शुरू होगी, क्योंकि वो विनिंग मंत्रा जो उनका दुबई में काम कर रहा था वो यहाँ नहीं चला। यहाँ पे आपकी बॉलिंग आपका मेजर रोल प्ले करती है। लाहौर ने जो 2 सीजन जीते वो अपनी बॉलिंग से जीते। तो मुझे ये लगता है कि हर टीम को ये समझना चाहिए कि जब तक उसकी बॉलिंग के राइट स्टैट्स वो नहीं हिट करेंगे, बैटिंग 200 करके भी अगर आप मैच हार रहे हैं तो इसमें बैटिंग का कोई कसूर नहीं है। तो नॉर्मली जो बैटिंग जो बॉलिंग है दैट मेक्स अ बिग रोल टू विन द गेम एंड स्पेशली विन द टूर्नामेंट। तो जो भी टीम है, अगर लाहौर के अंदर का ये ग्रे एरिया कंटिन्यू हुआ तो इनके लिए इस साल बहुत मुश्किल होगी। ऑलराइट, एंड दैट्स द नंबर्स। देखा गया कि क्योंकि हमारी बैटिंग अक्सर इन डिस्कशन होती है ना कि हमारे बैट्समैन स्कोर इनफ नहीं करते। बिल्कुल सही। तो बड़ा लेवरेज लेते हैं बॉलिंग कोचेस इस चीज़ का कि यार साडा स्कोर इनफ नहीं सी। जब टेस्ट मैच ले लो, T20 दे लो, जो पाकिस्तान टीम का बॉलिंग 20 स्कोर कट 30 स्कोर नहीं, इतने 350 होना चाहिए सी, इतने आना होना चाहिए सी। भाई दूसरी टीम भी तो बॉलिंग कर रही है, ठीक है ना। अब वो इजी है कि बॉलरों के साथ अच्छा वेल डन यार, बहुत अच्छी बॉलिंग की है ये तो। अब आपको डिमांड ही नहीं कर रहे कि यार ये यहाँ तुम्हारे हाथ में थी चीज़, तुमने क्यों जाने दी। तो वो नज़र आता है। भी आप इस्लामाबाद की बॉलिंग देख लें या उनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलर में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 3 साल हो गए हैं बॉलिंग कोचेस लगे हुए हैं वहाँ पे और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो आई थिंक कि ये फ्रेंचाइजीज़ को भी सवाल करना चाहिए, हमारी बॉलिंग की टैक्टिक्स किधर हैं। यू नो पिछले सालों में देखें आपके क्वेटा की अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी, इस्लामाबाद की कर रही थी इनकी, और अब दूसरी टीमों को भी करना शुरू हो गई है। और इस साल तो आई थिंक कि PSL में डेथ बॉलिंग में स्पेशली, इवन पावर प्ले में भी कई टीमों की बॉलिंग ऐसी है कि हाथ में वो प्लेट में रख के चौके दे रहे हैं। तो आई थिंक द बॉलिंग कोचेस हैज टू स्टेप इन एंड आस्क दोस क्वेश्चंस। ये जो अजहर की बात की है, मैं सिर्फ इसको ये इस तरह फिनिश करता हूँ कि हमेशा जो फास्ट बॉलर है उसको लाडला बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है बैट्समैन के ऊपर। सही। ये गेम बैट्समैन गेम के साथ साथ बॉलर गेम भी है, फील्डिंग गेम भी है। तो जब आप जीते हैं तो कलेक्टिवली सारी चीज़ें हिट होनी चाहिए। ये अक्सर कहा जाता है जी फास्ट बॉलर बड़ा थकावट का शिकार होता है क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, उसकी जनाब ज़्यादा थकावट होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो फास्ट बॉलर है उसकी जो 50 या 60 या जितने भी वो ओवर कर दिया, 10 ओवर अगर उसने किया है, जो उसकी स्प्रिंट्स लगी हैं, जब एक बैट्समैन 100 रन करता है तो कभी उसकी थकावट का भी एहसास करना चाहिए। वो जो की स्पॉट्स के ऊपर फील्डिंग करता है, रनिंग करता है फील्डिंग के अंदर, उसका भी थकावट का सेम सिनेरियो आता है। जब आप एक किसी अच्छे ट्रेनर से आप एक वर्कलोड मैनेजमेंट की जब बात करेंगे ना, तो एवरी प्लेयर बेसिकली पुट अप अ सेम एफर्ट। लेकिन हमें एक खाम खा की आदत बन चुकी है कि बॉलर को हमने लीवरेज देनी है, बॉलर को हमने एक लाडला बना के पेश करना और सारा प्रेशर बैटिंग के ऊपर डाल दिया जाता है। आप रहे हेड कोच पाकिस्तान टीम के, क्या आप इसी तरह लाड करते थे अपने फास्ट बॉलरों से? नहीं, मेरे ख्याल में जो हफीज़ बात कर रहा है कहीं ना कहीं ठीक है, सब पे प्रेशर आता है, सब पे लोड पड़ता है। लोड वाइज अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स पे लोड ज़्यादा पड़ता है।
बट ये जो उन्होंने अभी कहा है कि ऐसी क्या बात, ऐसे तो नहीं है, कैसे वो तो डिसग्री कर रहे हैं नहीं, वो आप कहीं ना कहीं ठीक है, बैट्समैन ने फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है, अगर 100 किसी ने किया है तो ऑब्वियसली वो फील्डिंग करेगा तो उसके पे भी वर्कलोड आएगा, बट स्टिल आई बिलीव कि बॉलर पे कहीं ना कहीं लोड ज़्यादा आता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है ना, देखें लाहौर कलंदर्स 195 चेज़ हो गया, 185 चेज़ हो गया, 165 चेज़ हो गया। इट मीन्स अगर आप अच्छी बॉलिंग लाइनअप हैं, अच्छे बॉलर हैं, मैं जैसी मर्जी पिच हो, जो मर्जी 180 प्लस ऐसा टारगेट है कि किसी वो कहते ना किसी गल नाली चेज़ होना चाहिए। ये नहीं कि हर दूसरे मैच में आप आए हैं 180 चेज़ करा के चले गए और फिर एंड पे कहा कि 20 रन कम थे। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर अ क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप 180 प्लस वो स्कोर होना, यू शुड जस्ट कम एंड बेसिकली आप कन्फेस करेंगे नहीं यार ये जो है ना ये कहीं ना कहीं समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सो आपको स्टेप अप करना है एज अ बॉलिंग यूनिट, और जो लाहौर करती है, लाहौर ने तो 160 भी नहीं होने दिया। यही क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप थी, बीच में आते थे 14वें 15वें ओवर के बाद इवन रन अ बॉल मुश्किल कर देते थे ये लोग। तो आई थिंक दे नीड टू जस्ट think about that and come with that sort of performance. Step up the game in the bowling department. That is what we are hearing from our experts here for Lahore Qalandars. You're watching the Pavilion on Ace Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. We're going to take a break here, but when we come back, there's more on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं HBL PSL 9 की special coverage right here on Ace Sports. And with me in the Pavilion, I've got three fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz and Misbah-ul Haq. ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को टीम के अंदर लाडला रखा जाता है। ये पर्सपेक्टिव था। 3 बल्लेबाज यहाँ पर पेविलियन में मौजूद हैं। वसीम अकरम जो कि फास्ट बॉलर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका पर्सपेक्टिव इस पे लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम वेट करेंगे जब वो वापस आएँ तो इस मौजू के ऊपर दोबारा गुफ्तगू जो है वो की जाए। हाँ, उस टाइम करें, लेकिन उस टाइम ना ही करेगा। क्यों? क्योंकि उधर से चित्रोल होनी है ना फिर असल में ये, हाँ वो तो फिर आएंगे ना अपना पर्सपेक्टिव लेके। नहीं, ये यू नो वैसे मिसबा ने कहा ज़रूर होता है फास्ट बॉलर पे लोड होता है, लेकिन ज़्यादा टेस्ट मैचेस में होता है। यू नो टेस्ट मैच में लंबी लंबी बॉलिंग होती है। T20 4 ओवर की गेम है, उसमें लोड का इतना नहीं होना चाहिए। अगर हम 24 बॉल एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, इवन एटलीस्ट 24 में से 20 बॉल्स होने चाहिए, तो फिर नॉट ओनली बॉलर्स बल्कि जो बॉलिंग कोचेस हैं, उन बॉलिंग कोच का यही रोल नहीं होता कि आगे मिड पकड़ ली और बॉलिंग करा ली। तो मिसबा वही वाली बात होगी जो उस दिन आप मुझे कह रहे थे कि 20 ओवर का मैच है, 4 ओवर कराने ने कितना ही लोड पै गया होगा। हाँ, है ना, याद आ गया ना आपको? बॉलिंग कोचेस का मैं जैसे कह रहा हूँ, बॉलिंग कोचेस अक्सर आगे ये जॉब नहीं है कि सिर्फ आके मिड पकड़ ली, बॉल पकड़ लिए, बॉल ओवर पूरे करा लिए, उनको यॉर्कर की प्रैक्टिस करा ली। आपने टैक्टिक्स भी बताने होते हैं, किस बैट्समैन को किधर बॉल करने। हर बॉलर जो है वो खुद से स्मार्ट नहीं होता, आपको प्लान देने पड़ते हैं। वैसे आपको इस पे बीइंग ए कैप्टन हफीज, मैं ये डिबेट कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ होता था ना, इन बिटवीन होता था ना एज ए कैप्टन। उधर फास्ट बॉलर है, उधर बैट्समैन है, तो बैट्समैन कभी ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि यार फास्ट बॉलिंग औखा काम है। फास्ट बॉलर कभी ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि बैटिंग मुश्किल काम है। तो ये डिबेट खत्म होने वाली है। मैं मानता हूँ कि फिजिकली स्पेशली इन लॉन्गर 50 ओवर एंड वनडे क्रिकेट इवन फास्ट बॉलर्स काइंड ऑफ फिजिकल उनके ऊपर चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी एज अ बॉलर। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बैटर्स के पास अपॉर्चुनिटी कम होती है। 1 बॉल यूर आउट, तो मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्ली यू हैव मोर ऑन अ बैटर, बट फिजिकल स्ट्रेस आई थिंक। क्रिकेट का खेल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देता ना, तो हम इसके फैन ना होते। सही ए फलसफा जड़ा है जरा प्लीज नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ इक्वल अपॉर्चुनिटी ना होती, हम तीनों इक्वल लोड ना पैदा होता। इसके ऊपर इक्वल लोड पड़ता है, बैट्समैन के ऊपर भी, स्पिनर के ऊपर भी। मैं इसको एग्री कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं स्पिनर के तौर पर भी क्रिकेट खेली है। मैंने सारी इसलिए कहते हैं प्रोफेसर, मैंने सारी जिंदगी स्पिन के तौर पर भी नहीं, वो मेहरबानी और जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैं बात बताऊं, मैं अपने कैरियर में 9 या 10 दफ़ा रन आउट हुआ, ठीक है, जिसे 7 बारी मैं फीस भेज देना लोया। तो सारी गलती मेरी है ऐसी। नहीं कुछ गलतियां मेरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। पता ही है, देखें
जो खेल है ना ये वाला, अगर कोई कहे कि जी इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर और इस पे कम किस तरह प्रेशर, जल्दी से आगे कट जल्दी जरा उधर आगे चलते हैं। देखिए जो प्रेशर है ना आपको वेल लेफ्ट करना भी आना यार चाहिए। बड़ा आपने तो बिल्कुल जिस तरह वो हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज के ऊपर नहीं होता अगला पर नहीं आखिरी 10 से नहीं, इसमें 3 दफे इसके साथ रहना। वाकई में Really, Misbah? Is that so? मैं इतनी दफा इनके साथ बैठी, कभी जिंदगी में इनके साथ रन आउट नहीं हुआ मैं। यार तो हफीज ये तो आप पे दोनों तरफ से हमला आप पे हो गया। नहीं, हम What, were you the culprit? नहीं होगा तो सही, Were you the culprit? कुछ ना कुछ मेरे से भी आएगा ना। देखें जब आप रन आउट होते हैं तो उसमें भाई, कहने की गलती आपकी, आयरलैंड में वनडे, लेकिन जरा बंदा अपनी गलती ना मने उसकी मर्जी है। आयरलैंड में वनडे अब मेरी बड़ी अच्छी फॉर्म थी, मैंने रन्स किए हुए थे, पीछे करता हुआ आ रहा था, तो हफीज 100 पे खेल रहा था। मैं गया हूँ अंदर, आज मैंने कहा आज बड़ा मज़ेदार जो है ना सिचुएशन है, कुछ 4-5 ओवर रहता है, मैंने कहा आज तो खुल के इधर चलाएंगे, लूटूंगा। अभी मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे गेंद भी नहीं खेली, इसने मारी है, कवर वाला फील्डर बिल्कुल सर्कल पे था, उसने मारी है जोर से, यस मेरे गोल आ गया, वापस चला गया। देख मेरे सारे ख्वाब जो है ना वो पहले दी गल तो सुन लो, वो ताना पे हासा आ जाएगा। कह रहे आखिरी ओवर सन 4 ओवर सन ते दायरे दे एंड एज दे उत्ते शॉट वजे होए थे, क्यों नहीं नठिया? ओ भाई मैं दौड़ा हूँ, आप भी दौड़े हैं, आप आके बीच में से आके यस करके मैं तो दौड़ के आपके पास खड़ा था, आप वापस चले गए और मैं सेंटर में खड़ा। धोखा गलती इंसानों को नहीं होती है यार, वो रिप्ले निकलवा लें उस मैच का आयरलैंड के साथ। गलती इंसानों को नहीं होती है जनाब। ये चले कोई नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हो जाता है अक्सर हो जाता है, कभी कभार हो जाता है कि 1-2 दफा, कुछ लोगों से 10-12 दफा 7 बारी हो गया कैरियर में इतनी दफा किसी के साथ रन आउट नहीं हुआ। राइट, नहीं एनजी भाई का भी बड़ा वैसे कलरफुल होता था रनिंग बिटवीन द विकेट्स का करियर, उनके साथ भी बड़े बड़े अजीब इंसिडेंट्स हुए, खुद उन्होंने कुछ अपने ऊपर खुद किए और कुछ दूसरों की तरफ से हुए। हाँ जी, वो हाँ, उस टाइम पे काफ़ी हमले हो जाते थे एक दूसरे के ऊपर एब्सोल्युटली। अच्छा सॉरी, प्लीज गेटिंग बैक टू द गेम, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं। गेटिंग बैक टू द रन आउट, और तो होशियारी आ रही है बहुत ज्यादा, नहीं ठीक कर रहे हैं ना। देखना दिल की बात उसने बाहर निकाल दी, बड़ी पता नहीं कितने सालों से प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, कितने सालों से दबा के रखी हुई थी उसने, अपनी आज इसने हिम्मत पैदा की ना कि फीस भाई के सामने कह दूं। कैमरे के ऊपर कुछ कह भी नहीं सकते अभी ज्यादा। बेटा रुक, ब्रेक में थी, अभी तुझे प्रोग्राम बनाते हैं सारे के सारे। नहीं दैट्स गुड मैन, एटलीस्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टैट्स वगैरह तो सारे अपनी जगह, और दुनिया जो है वो गूगल करके स्टैट्स तो ढूंढ ही लेती है कि यार किसने कितनी दफ़ा रन आउट हुआ या कौन कितनी सेंचुरियाँ खेली। वन थिंग दैट यू हैव व्हिच इज़ द मोस्ट amazing treasure that all of you hold are the memories that you have made in the cricket stadiums around the world, representing your country, and a lot of memories. Not only in the stadium but outside as well, especially Wasim bhai, but वो जब आएंगे तो उसके ऊपर वो रोशनी भी डाल सकते हैं, ठीक है? उस टाइम पे थोड़ी आसानी ज़्यादा सी पाए, हाँ उस टाइम पे ज़्यादा थी, हर फोन के अंदर कैमरा नहीं होता था उस ज़माने में, तो इसलिए। Alright, let's get back to the game of cricket. लाहौर कलंदर्स की बात कर लेते हैं। सिकंदर रज़ा आए थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि चूँकि राशिद खान अवेलेबल नहीं है तो सिकंदर की जो वैरायटी है बड़ी ज़बरदस्त, वो बॉलिंग करते हैं, उससे वो बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, मगर वो अभी तक उनका कोई वो वाला इम्पैक्ट बना नहीं है लाहौर कलंदर्स के लिए। सिकंदर अकेले पूरा लोड नहीं ले सकते, ही नीड्स दैट हेल्प फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो। तो सिकंदर की बॉलिंग के लिए मुझे लगता है कि जॉर्ज लिंडे के आने के बाद ज़रूर वो एक पार्टनरशिप लगना शुरू होगी, क्योंकि अभी तक इनकी जो कभी भी ये बिग टर्नर नहीं रहे। हाँ। इनकी जो मिस्ट्री है उसी की वजह से कुछ ना कुछ आउट करते हैं, डिफरेंट बॉल्स करते हैं, ऑफ स्पिनर के खिलाफ इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको जो सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर इनका मज़ीद कॉन्फिडेंस बढ़ता, वो इनको मिली है जॉर्ज लिंडे की शक्ल में, और जितना ये दोनों मिलके खेलेंगे उतना लाहौर कलंदर के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये लाइव इमेजेस आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम से, लेकिन इस वक्त कंसर्न जो है लाहौर कलंदर का, वो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग है, राइट, और उसको राइटली एड्रेस करने की, और अगर यही प्लेयर हैं, यही नहीं रहना है, दे आर द मैच विनर्स, देयर इज नो डाउट, तो फिर टैक्टिक्स चेंज करके देख लें। टैक्टिक्स का से बार-बार उसी पे बात आ रही है कि टैक्टिक्स चेंज करना जरूरी है। सिकंदर रज़ा पे जरा एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं कि जो 2022 से लेकर अब तक
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ये आप देखें, मोस्ट प्लेयर्स ऑफ द मैच अवार्ड्स इन T20 सिंस 2022, सिकंदर रजा राइट ऑन टॉप, 19 दफ़ा उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। सूर्य कुमार यादव 15 के साथ दूसरे नंबर पे हैं। शाकिब अल हसन अगेन अ ग्रेट ऑलराउंडर, बांग्लादेश 12, then Hasaranga there 11, and then Klassen with another 11. But look at that, Sikandar Raza with 19. That says a lot on his performance, Misbah. But not only that, how he has evolved and developed as a player. बिल्कुल, जो हम बार बार बात करते हैं कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, वो आपको ये बताता है कि आपने अगर मैन ऑफ द मैचेस 19 दफ़ा आप बने हैं सिंस 2022, दैट्स अ लॉट। आई मीन एवरी सेकंड गेम ऑलमोस्ट आप वो वाला इम्पैक्ट जो है वो डाल रहे हैं गेम पे। ये नहीं कि अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट ओवरऑल आप पूरी गेम को लेके जा रहे हैं। आई मीन ही इज़ अ काइंड ऑफ बैट्समैन जो आके हैंग अराउंड नहीं करेगा, वो इम्पैक्ट डालेगा। वो जितनी भी अगर 25, 20, 15, 20 बॉलें खेलेगा तो कहीं ना कहीं वो 170, 180 के स्ट्राइक रेट पे रन्स करेगा। और सेम विद हिज बॉलिंग, जब भी वो आएगा तो उस टाइम पे भी नॉर्मली विकेट्स लेने की एबिलिटी है उसमें। अब शायद वो इकनॉमिकल उतना नहीं है, मुझे लगता है कि बॉलिंग में थोड़ा सा अभी स्ट्रगल किया उन्होंने। उनकी लेंथ जो है थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ रहे हैं बॉल, बट ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, वो हमेशा वो विलिंग होता है कि उसको ऐसी कोई स्टेज मिले मुश्किल जहाँ पे आए और वो impact डाले गेम पे। That is something special about him. Yeah, that is definitely something special, and they'll be counting a lot on him. बात करते हैं हम, अगर इस वक्त टीमें जो दोनों मौजूद हैं, इनमें मैचअप्स आपको अजहर क्या नज़र आ रहे हैं? What are the big matchups here today between Karachi and Lahore? देखिए, शाहीन अफरीदी और विंस, they have शाहीन ने काफ़ी दफ़ा उनको आउट कर रखा है। जी हाँ। और प्रॉब्ली वो नंबर 3 ही खेलेंगे विंस, क्योंकि लास्ट गेम में भी खेले थे, अखलाक ओपन आ गए थे। लेकिन अगेन अगर जल्दी विकेट गिरती है दैट विल बी समथिंग टू लुक एट। और उसके बाद फ़खर जमान ऑब्वियसली ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, जेम्स विंस और शाहीन अफरीदी का मैचअप है। 42 रन हैं 34 बॉल्स पे और 3 डिसमिसल्स हैं, 3 दफ़ा डिसमिसल, एवरेज 14 की बड़ी बेहतरीन है भई। स्ट्राइक रेट 123। ओके, ये स्टैट हमारे पास यहाँ नहीं है, बट क्योंकि जब मैं कोच था तो उस वक्त ये स्टैट हम देखते थे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट जेम विंस का जो स्ट्राइक रेट था और जो एवरेज थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। राइट, नॉर्मली वे समहाउ ऑलवेज ही परफॉर्म बेटर अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट जब भी हम खेले हैं वो स्टैट सामने आता था, और इवन PSL में भी था ये। अब रिसेंटली शायद ये चेंज हुआ हो, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट हुआ हो, बट मुझे लगता है कि एक और भी आप देखें, शहजादा फरहान की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी बीच में, वो अंदर आता हुआ बॉल स्पेशली लेफ्ट हैंडेड सीमर के अगेंस्ट। ये जरा देखें मिसबा, मोस्ट रन्स इन T20 इन 2024, इस साल के सबसे ज़्यादा रन्स। हालांकि अभी साल ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, अभी फरवरी मार्च में ही है, लेकिन बाबर आजम ने 14 इनिंग्स के अंदर 635 रन किए हैं, बेहतरीन एवरेज रही है उनकी। विंस इज एट नंबर 3, विंस इज एट नंबर 3, 121 उनके स्ट्राइक रेट है, लो रहा है स्ट्राइक रेट विंस का। एलेक्स हेल्स को देखें, उन्होंने भी अच्छे एवरेज के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ, बट लुक एट रिकल्टन देयर, रायन रिकल्टन का जरा स्ट्राइक रेट देखें आप, 173.77, और एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त है, 58.88 in 10 matches, 530 runs. That's amazing. And Pooran as well. Pooran also 163 का strike rate है और अच्छी average है वो। Maybe it's more like Big Bash maybe. I have no idea, but that's a very good strike rate. और दूसरी ये कि sometime depend करता है कि कौन सी लीग ज़्यादा इन्होंने खेली है। इस दफ़ा हो सकता है टफ कंडीशंस में खेली हो। हाँ, CPL अगर गए थे तो वहाँ भी सुपरस्टार निकले। आई थिंक जो विंस अभी खेल के आए हैं, मैंने देखा है जो लास्ट ILT में खेल रहे थे ये लोग, वहाँ पे पिचेस थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। वहाँ पे जिस तरह इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैट्समैन, पहले 10 ओवर्स मोस्टली पिचेस पे घास था, मॉइस्चर थी, और बड़ा स्ट्रगल कर रही थी टीम में। ऊपर के 4-5 आउट होने के बाद ही रन्स हो रहे थे, तो वो भी एक मुझे लगता है कि फेज़ इसके अंदर काफ़ी इनिंग्स का होगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्राइक रेट भी कम नज़र आ रहा है। All right, with that, we're going to take a break right here in the pavilion. But when we come back, we are closer to Karachi Kings clashing with Lahore Qalandars right here on A Sports. Stay with us.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज of the HBL PSL सीजन 9 and we are up for a big match today. It's Karachi Kings versus Lahore Qalandars, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. Let's talk about off-spin bowling options. हफीज शोएब मलिक को पिछली दफ़ा डिप्लॉय किया गया साइम अयूब के खिलाफ कराची किंग्स ने और उन्होंने उनको पहली बॉल पे आउट कर दिया. आज भी फ़खर जमान is there. Would you think शोएब मलिक will be in action today in the very first over? I think किया जा सकता है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो फ़खर हैं बहुत आला T20 प्लेयर हैं, अटैक करते हैं, लेकिन अर्ली ऑन जब भी स्पिनर आता है तो वो कोई इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, स्पेशली ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट. तो आई थिंक फर्स्ट ओवर वुड बी द ऑप्शन कि वो उसको ट्राई करें. जैसे पिछले भी थोड़ा हैरानगी हुई कि उन्होंने बहुत अच्छा ओवर किया लेकिन उनको उसके बाद ओवर नहीं करवाया गया, विच हैपन समटाइम्स. लेकिन मुझे लगता है कि ये मैचअप के तौर पर ये ट्राई किया जा सकता है कि शोएब मलिक अगर पहला ओवर करें. 10 दफ़ा उन्होंने पहला ओवर किया है, 4 विकेट. और इसमें दूसरी भी ऑप्शन होती है कि सम टाइम जब राइट हैंडेड आपको अटैक करने जाता है तो वो भी आउट होता है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी क्लेवर बॉलर एज ए ऑफ स्पिनर. तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ली जा सकती है. Yeah, this is a good option. But then you have other matchups as well. अभी आप बात कर रहे थे शानी की भी कि बिल्कुल शान मसूद को भी. शान मसूद वर्सेस शाहीन अफरीदी. बाहर निकलेगा गेंद अच्छी जगह से, इवन अखलाक भी अगर आते हैं तो शाहीन इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट बॉलर अर्ली ऑन, चाहे राइट हैंडर हो लेफ़्ट हैंडर हो, दोनों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं. और फिर अगर कराची की तरफ देखें तो अमीर हमज़ा है. अमीर हमज़ा इज़ ऑल्सो गुड. और शहजादा फरहान बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं विद न्यू बॉल, जिस कंट्रोल से वो बॉलिंग कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके आए हैं, फिर सीज़न में आए हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास में अच्छी बॉलिंग की है. और ओवरऑल वाइट बॉल में भी वो जो कंट्रोल है उनका, फिर मैं बात करूँगा कि एक अच्छा लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर जो है वो कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है कि दोनों स्विंग कंट्रोल से कर रहा है. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बॉलिंग सेंस है कि राइट टाइम पे किस बैट्समैन को कौन सा गेंद करना है मैंने, और उस पर जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन वो बड़ी ज़बरदस्त है. आई थिंक आज भी इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर. ओवरऑल बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डर भी ठीक हैं, नया बॉल पुराना बॉल, एग्जीक्यूशन ऑफ हिज बेसिकली डिफरेंट स्किल्स वो बड़ी ज़बरदस्त है. और प्रोफेशनल अप्रोच है उसकी, क्योंकि हमारे साथ थे सीज़न में, पूरी एफर्ट करता है अपनी. नो मैटर्स कि कौन सा स्पेल है कितनी देर, टीम को जब ज़रूरत है ही विल जस्ट कम एंड बॉल, और आपको 100% अपना देगा उस टाइम पे. कभी ये नहीं नज़र आएगा कि ही इज़ जस्ट शाइंग अवे फ्रॉम दैट मोमेंट. आई थिंक मैचअप होगा बिल्कुल. साहबजादा फरहान को लेफ़्ट आर्म जो इसका भी बॉल अंदर आता है अच्छी जगह से, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. फिर फ़खर जमान को भी दोनों तरफ गेंद इनका होता है, एक चैलेंज होगा उनके लिए. कराची के लिए मेरे ख्याल में मेन परफॉर्मर हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इनका नया बॉल. जी हाँ, यहाँ पर. और आप अभी अब जो देख रहे थे हम फुटेज जो आ रही थी उनकी ओवर्स की, हफीज़ बड़े ज़बरदस्त चैनल के अंदर रह के बॉल करते हैं. वो एक अपना उन्होंने एक पूरा एरिया जो है मार्क किया हुआ है एंड इज़ वेरी कंसिस्टेंट. नहीं, आप इनको भी अगर आप देखें तो इनकी भी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह रेड बॉल क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहना है. मोहम्मद अली की हम बात कर रहे हैं, रेड बॉल के साथ वो मुंसलिक हैं, खेलते हैं, जो उनकी गेम की कंसिस्टेंसी को बढ़ा देता है. सिमिलर गोज़ विद मीर हमज़ा. 2 साल से ये इन आउट हो रहे थे, पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही थी, मौका नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. जो लास्ट सीज़न ये खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, लोगों को बहुत एतराज़ रहते हैं कि जी पेस हमेशा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अगर एरिया नहीं है, राइट एरिया हिट नहीं कर रहे तो उस पेस का भी कोई फ़ायदा नहीं होता. तो मीर हमज़ा ने जब ऑस्ट्रेलिया में भी कामयाबी हासिल की, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रेड बॉल क्रिकेट के राइट एरिया पे हिट करने का इनको आइडिया था. इसीलिए ये जब यहाँ पिछले सीज़न ये खेले कराची किंग्स से, उस वक्त इंजर्ड हो गए, जो मुझे थोड़ा सा याद है. इस साल वो जो कामयाबी है, अगर आप इनकी थोड़ी कामयाबी को अगर हम चेक करें और उसके राइट एनालिसिस करें तो वो राइट एरिया में कंसिस्टेंटली बॉल हिट करने की वजह से कामयाबी मिल रही है. क्योंकि T20 क्रिकेट में बैट्समैन इम्पेशेंट रहता है. वो स्कोर अगर उसको बुरी बॉल पे ना मिल रहा हो तो वो विकेट थ्रो करने को भी वो समझता है कि ज़्यादा बेहतर है कि मैं आउट होकर चला जाऊँ, तो यहाँ शॉट मारता है या आउट हो जाता है. तो ये मोहम्मद अली इस तरह के बॉलर क्यों कामयाब होते हैं, क्योंकि ये अपनी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ को हिट करते हैं. जो बैट्समैन है वो चैलेंज होता है, वो इनपेशेंट होकर बुरी शॉट खेलता है. हम हमेशा से बात करते हैं T20 क्रिकेट के हवाले से,
बड़ी दफ़ा आपने कमेंटेटर्स को सुना होगा जब कोई बल्लेबाज बड़ी ज़बरदस्त ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल शॉट्स खेल रहा होता है और बाउंड्रीज हासिल कर रहा होता है, वो इसी बात को रिफर्म करते हैं कि T20 क्रिकेट इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट गोइंग आउट देयर एंड जस्ट गोइंग वाइल्ड। इस कामयाबी का जो एक दूसरी तरह मैं ले जाऊँ, पाकिस्तान के एक शानदार कामयाब तरीन बैट्समैन बाबर आजम, वो क्यों है? क्योंकि उसकी बेसिक्स अच्छी हैं। उस बेसिक्स की वजह से उसके शॉर्ट रेंज इतने ज़्यादा उसके पास हैं कि वो उन अच्छे बॉलों को जो एक T20 सो कॉल्ड T20 जो पावर हिटर्स हैं वो समझ भी नहीं पाते और बाबर उनको चौका मार देता है। मुसलसल हम जो इस पेविलियन में जब से HBL PSL 9 शुरू हुआ है, हमारे तीनों ये जो मेहमान हैं, आप तीनों ने बार बार एक ही बात की है, फंडामेंटल्स अगर रात सही हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, रेड बॉल क्रिकेट खेलें, मेहनत करें, और उसके बाद फिर ये नहीं हो सकता जी कि मैं इन कंडीशंस में बॉल कर सकता हूँ और इसमें नहीं कर सकता, मैं इस कंडीशन में बैटिंग कर सकता हूँ या इस पोजीशन पे कर सकता हूँ, इस पे नहीं कर सकता। और इंटरेस्टिंगली मीर हमजा जो है वो जिस डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं, वो इन तीनों के अंडर खेलते हैं उस डिपार्टमेंट में। सो आई कैन सी दैट यू हैव ट्रेन्ड दिस यंग मैन रियली वेल एंड यू मेड हिम इन दैट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। 4 साल के बाद क्रिकेट शुरू हुई है, ये हमारे उसमें आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जहाँ पे भी ये खेले हैं ये पहले से वो चीज़ें सीख के आए हैं। हमारे साथ तो ये पहला सीज़न खेले हैं, बट ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी सोच है, क्योंकि हम तीनों हैं, टीम हमेशा से बनाते हैं, हमेशा हमारी सोच यही होती है कि हमने कंप्लीट क्रिकेटर लेना है, बॉलर लेना है या बैट्समैन, वो कंप्लीट एक पैकेज हो। ये नहीं कि ये सिर्फ T20 का प्लेयर है, ये सिर्फ वनडे का एक सर्टन उसके लिए। ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए कि जिसको हर सिचुएशन में बॉलिंग करनी आती है, कंप्लीट पैकेज। सबसे जो हम एक चीज़ देखते हैं किसी भी प्लेयर को लेने से पहले, वो ये देखते हैं कि बंदा कैसा है, हाउ कैसा लर्न, कैसा उसका ड्रेसिंग रूम में कैसा उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसकी वजह से मीर हमजा वाज ऑलवेज। उसको जरा थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि बंदा कैसा है। ये कहना एक बड़ी जनरल सी टर्म है कि जी बंदा कैसा है, वो बंदा चंगा है, बट डिफाइन व्हाट डू यू मीन कि वो इम्पैक्ट इन द ड्रेसिंग रूम कैसा होगा, राइट? बिकॉज यू वांट लीडर्स इन योर स्क्वाड, नॉट जस्ट के जब सिचुएशन बुरी हो तो बैकफुट पे चले जाएं और या 2-4 बंदों को और भी साथ मिला लें। आई थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी जिसके अंदर होती है ना, लर्न करने की, और उसके अलावा जितने भी आप देख लें प्लेयर्स, हम जितने भी इकट्ठे खेलें, जितने हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, सपोर्ट करने वाला हो, ऑन हार्ड टाइम, टफ टाइम्स, और जब उसके फेलियर्स भी चल रहे हों तब भी वो इम्पैक्ट ऐसा ना क्रिएट करे, पॉजिटिवली रहे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बेहतर इंसान जो हम ढूंढते हैं, उसकी जो अगर मैं बात करूं तो यही है कि जब आप कामयाब, दूसरे की कामयाबी पे आप कैसे खुश होते हैं, yes, और दूसरे की नाकामी पे उसको कैसे सपोर्ट करते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। I appreciate कि आप मेरी कामयाबी को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी भी टीम में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए कैप्टन या एज ए मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो रोल है, सबको क्रिकेट खेलनी आती है, जो प्रोफेशनल्स हैं दे नो देयर स्किल्स। आपका काम ये होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें लोग एक्सेल करें, आएँ, अपने आप को एक्सप्रेस करें, और उन पे कोई इस किस्म की चीज़ें और ऐसे प्रेशर्स ना हो, और लोग भी ऐसे हों कि जो आके हार्ड वर्क करें और उनको देख के, एक दूसरे को देख के मोटिवेट। यही फलसफा अप्लाई किया करें ना जब हम पीछे बैठे फखर भाई, यही बात मैं आपको बता दूं कि तो खुद भी तो ये अप्लाई करो ना, तुम आए आप दूसरों पे डाली जाओ, मेरे पे अंदर पीछे प्रेशर फुल ऑन। फखर भाई, हम तीनों SNGPL से हैं, SNGPL डिपार्टमेंट से, और हमारे डिपार्टमेंट ने को 20 से 25 इंटरनेशनल क्रिकेटर डेवलप करके पाकिस्तान टीम को दिए, लेकिन हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। चलो शुक्र है जनाब, गैस से देंदे नहीं हो, कम से कम क्रिकेटर तो दे रहे हो साडे मुल्क नु। Right, there you have the pitch report there from Waqar Yunus. Misbah, your early thoughts on that pitch? वही मेरे ख्याल में उसी तरह का पिच है, जैसे और नॉर्मली जिस तरह खेल रहा है, थोड़ा गैप मिला है तो उसको पानी शानी लगा है और अच्छा रोल हुआ है, तो हो सकता है पिछले से भी थोड़ा बेहतर ही खेले, जैसे थोड़ा नज़र भी आ रहा है कि शाइन नज़र आ रही है। आई थिंक फिर जो ड्यू का आपको क्या लगता है कि क्या हफीज क्या आज माहौल होगा? लेकिन मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो पिचेस का स्टैंडर्ड है वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हो रहा, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे डोमेस्टिक के माइंडसेट को भी। ओके, ये पिच देख लें, इससे पहले 4 मैच हुए हैं, उस पर ये हुवर चलता हुआ देख लें, एक ही तरह की पिचेस आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई नो कि सेम वेन्यू है, उस वेन्यू के आपके पास 8 से 10 स्ट्रिप्स मौजूद हैं, पूरा कैसे आप चैलेंज नहीं कर रहे एक टीम को, एक प्लेयर को, कि वो डिफरेंट कंडीशन में परफॉर्म करके आगे जाए। अब जो लाहौर में खेल रहा है उसको एक ही सेट पैटर्न के ऊपर आप खिलाते जा रहे हैं, और वो यही है गंजी पिच है,
लाइक गंजे दे सिर ते भी थोड़े जे वाल होंदे ने, इस पिच तो भी नहीं गए। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कब हमने अडेप्टेबिलिटी को भी कंसिडर करना है कि किसी प्लेयर की अडेप्टेबिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है कि उसको सेम वेन्यू पे डिफरेंट वे में चैलेंज किया जाए। इत्थे एक तरह का पैटर्न जो चली जा रहा है, हिट थ्रू द लाइन, आपके पाँव गया है नहीं गया, आपके शॉट लगे जा रहे हैं, तो कुछ चैलेंज होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग आई थिंक टेक्निकल कमिटी ऑफ पीएसएल शुड कंसीडर। बट डोंट यू थिंक हफीज दैट T20 फ्रैंचाइज क्रिकेट फेस्टिविटी, वो आइडिया इज बाउंड्रीज, कमर्शियल एस्पेक्ट। बाउंड्री तो दूसरे पिच पे भी लगेगी यार, ठीक है, पूरी दुनिया में ग्रास के साथ भी पिच, मैं ये नहीं कह रहा ग्रास छोड़ दिया जाए, पिच को थोड़ा कल का पिच अगर आप देखें या मुल्तान के जितने भी पिच मैचेस हुए हैं उनमें आपको मजा नहीं आया? वो सबसे बेस्ट मैच हुआ कल का। बहुत जबरदस्त। अभी तक मुझे बताएं टर्निंग ट्रैक यहाँ पे नहीं मिला, और हमने वेस्ट इंडीज़ खेलने जाना है वर्ल्ड कप के लिए, हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको वहाँ जाकर टर्निंग ट्रैक्स खेलने पड़ने हैं, तो कोई एक मुझे बता दें जो टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर पूरा मैच अभी तक नहीं, they need to be tested, you're right। एक ही तरह के वन वे ऑफ गोइंग जो है ना, वो आपको मजा नहीं आता एज ए क्रिकेट फैन, as a fan, as a viewer, and then as a player you want to be challenged and tested। I think जो लास्ट पिच थी यहाँ पे इस्लामाबाद के और क्वेटा के मैच की, वो थोड़ी सी थी है, थोड़ा सा चैलेंज था उस पर बैट्समैनों को। आपने देखा कि वो भी एक ऐसा मैच हुआ और अच्छा मैच हुआ कि जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ था उसमें। बिल्कुल था। स्पिनर्स का बहरहाल जी एक रोल रहा है इस HBL PSL के अंदर भी, और अभी तक जो इकॉनमी रेट है फास्ट बॉलर्स की वो 9.37 है इस HBL PSL 9 के सीज़न के अंदर, और स्पिनर्स की जो इकॉनमी रेट है वो 8.03 है। Alright, there you have it. The rivalry pressure there coming up and coming into play. हफीज़, आपने थ्रू आउट जो है वो बात की है कि जी मिडिल ओवर्स खेलने जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो मिडिल ओवर्स, जो टीमें ज़्यादातर मिडिल ओवर्स जीतती हैं वो जो है दे विन द गेम्स एज वेल। लाहौर को जो है ये बैटिंग की जो इनकी ये जो 7 से 15वां ओवर है इस PSL के अंदर, इसमें ज़रा आप इनको गौर से देखें, 7 to 15th ओवर जो उनका स्टैट आ रहा है वो है 76 for 2 इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ इन्होंने बीच के ओवर में अपने हाथ किए, 74 for 3 क्वेटा के ख़िलाफ़, एंड देन 65 for 1 मुल्तान के ख़िलाफ़। लास्ट ईयर जब ये लोग जीते थे तो ये एवरेज करते थे 80 रन एंड अबव इन इसी मिडिल पीरियड के अंदर। कुड दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम? नहीं, वो आपके स्टैट्स खुद ही बता रहे हैं कि इस मर्तबा ये वो रन्स पोस्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह इनके मिडिल ओवर में कामयाबी या उतनी कामयाबी हासिल ना करना है। इतना ज़्यादा हफीज़ फ़र्क नहीं है। मुझे लगता है कि 76 इफ़ यू आर स्कोरिंग इन द मिडिल ओवर्स मोर देन 8 an over एंड यू आर लूजिंग 2 wickets, तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टोटल है 80+, तो दैट्स वेरी गुड। बट यू सी लास्ट ईयर जब ये जीते हैं ना तो तब ये कंसिस्टेंटली 80 कर रहे थे मिडिल के ओवर में, 80 and above consistently, they were consistently। This time they are 76 is their highest so far, so basically the average that is coming out now is not that good as it was last year। फ़र्क 3-4 रन्स का फ़र्क है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मुझे लगता है वो बॉलिंग का है कि वो उतने टोटल कर रहे हैं जो नॉर्मली उससे कम वो पिछले उसमें डिफेंड कर रहे थे। तो आई थिंक कि ठीक है, यहाँ भी इम्प्रूव करना है क्योंकि रिलेटिवली पिचें बेहतर हैं। तो यहाँ अगर 80 कर रहे थे तो ये वाली पिचें शायद जहाँ बाकी टीमें 80 से ज़्यादा कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम दूसरी तरफ भी मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बॉलिंग वाइज। इसमें एक और फैक्टर भी होता है कि फ़खर जमान उस तरह फायर अप नहीं हुए अभी तक, जिस तरह लास्ट ईयर वो परफॉर्म कर रहे थे उस तरह परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अगर वो खेल रहे होते हैं तो फील्डिंग साइड के लिए बॉलर्स के लिए बड़ा मसला हो जाता है। और दूसरा जो इनका जो सारे बैट्समैन वो ज़्यादातर ओपनर हैं, राइट, तो जब बीच में आते हैं समटाइम अगर किसी बाड़ी लेट आई है तो उस तरीके से फ़ौरन से, अब जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं वो ऊपर के नंबरों पे खेल रहे थे, वो वेल सेट होते थे जब मिडिल ओवर्स आते थे, फ़खर जमान वेल सेट होते थे। अब ये है कि समटाइम अगर विकेटें गिर जाती हैं, फ़खर कंटिन्यू नहीं करते, तो वो जो मिडिल ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ रहा है और वो आते ही स्टार्ट करता है, तो वो उस तरीके से शायद थोड़ा सा टाइम में लास्ट गेम अगर देखा जाए तो 3 point something overs लेफ्ट, और उस टाइम पे अब्दुल्ला शफीक आए हैं, हालांकि उस टाइम पे मेरे हिसाब से बेरेस्ट्रेट को आना था, टेलर मेड सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत जो सिचुएशन वाइज जो आपने चेंज करनी है बैटिंग ऑर्डर में, वो वही वहाँ पे आप मिस आउट करते हैं तो आपको 10 से 15 स्कोर का। आपसे सवाल है क्योंकि आपके साथ भी खेला, आपको नहीं लगता कि अगर 4 ओपनर पहले ही आपके पास हैं तो आप अब्दुल्ला शफीक को इतना फ्लोटिंग रोल दे रहे हैं, व्हाई नॉट टू हैव कामरान गुलाम, वो आपके साथ अगर मौजूद हैं तो अगर उनको खिलाया जाए मिडिल ऑर्डर पे, क्योंकि ये सीज़न उन्होंने आपके साथ खेला, तो व्हाट्स योर थॉट? आई थिंक कामरान भी नॉर्मली नंबर 3, अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ, ही इज़ गुड एट नंबर 3,
अब्दुल्ला शफीक फिर भी नंबर 4 पे उसने रन्स भी किए हैं, पहला 100 भी T20 में किया उसने, तो इतना ज़्यादा मुझे ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। कामरान गुलाम भी बहुत अच्छा खेलता है, बट अगेन मैं नंबर की वजह से कह रहा हूँ कि शायद अब्दुल्ला को जब वो 5-6 पे खिला रहे हैं तो शायद वो मेंटली रेडी नहीं है, तो कामरान गुलाम उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो क्यों ना अगर उनको खिला लिया जाए, अगर यही एक नंबर उनको। आई स्टिल बिलीव कि दोनों के लिए आसान नहीं है। जो 4 नंबर है दोनों के लिए आसान नहीं है। इट्स डिफरेंट डिमांड। बिल्कुल देसी घ्यो दे कतरे पे आइए, कोई यखनी पे आइए, तद ठीक हो जाएंगे। जिसने ऊपर खेलना उसने नीचे भी तो खेलनी है ना। देसी घ्यो की जो बात है, मुझे हल्की सी खुजली हुई है, जुम्बिश पैदा हुई है। मेरा ख्याल है इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि देसी घी में तले हुए समोसे कहीं पे फिर रहे हैं स्टूडियो में। अब मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. We've got a big game here. We're talking about that. It's Karachi Kings versus Lahore Qalandars. With me in the Pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds, 3 former captains of Pakistan who served the game of cricket really well. I've got Mohammad Hafiz, Azhar Ali and Misbah-ul Haq. और break पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मैच के हवाले से, ब्रेक में हम बात कर रहे थे, और बड़ा हफीज़ ने ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया ब्रेक के अंदर। हफीज़ ने हमें जो है वो प्रैक्टिस करके दिखाया, पिथी पुलचुने पुलचुन के पिथी टी करे टी करके पिथी पुलचुने, राइट? थैंक यू। राइट, सो क्या हुआ मिसबा? क्या हो गया तुम्हें, क्या हुआ? Okay. You are living dangerously. All right, there you go. We'll have that on our socials very soon. आप उसको देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किया। जी जी, कोशिश की ना। कोशिश तो बहुत पक्की थी। पक्की, पूरी भरपूर तरीके से आपने कोशिश की। कोशिश मैं हमेशा पूरी करता हूँ। Yeah, I know, and we appreciate that. One of the matchups that I'm really excited to that I'm looking forward to today is Pollard versus Shaheen Afridi. For some odd reason, Hafiz, Pollard really likes Shaheen Afridi. और अगर आप उनके स्टैट्स देखें आपस में, तो उन्होंने 51 बॉल्स फेस किए हैं, ठीक है ना, सॉरी 51 रन स्कोर किए हैं 26 गेंदें फेस करके, और सिर्फ एक दफ़ा आउट हुए। 51 की एवरेज है और 196 का स्ट्राइक रेट है। लुक एट दैट। इसमें आप एक की कामयाबी और एक की नाकामी कंसिडर करें, क्योंकि शाहीन को ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि वो लास्ट ओवर्स इतने अच्छे नहीं करते। आखिरी जो 2 ओवर हैं T20 में, वो मोस्टली उनकी वो एरिया है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। पहले पहले जो 2 ओवर हैं उसमें ही इज़ अ स्पेशल बॉलर, लेकिन जो इनके इशू आता है वो एंड में आ रहा है। और पोलार्ड क्योंकि एंड में जब सेट हो जाते हैं तो ही इज़ वेरी डेंजरस, तो इसलिए ये कंपैरिजन इस वक्त जो मुझे लग रहा है वो पोलार्ड की फेवर में जा रहा है। जी हाँ। लेकिन वी ऑल नो कि पोलार्ड ने जैसे ये वाला मैच जितवाया, ये एक स्पेशल ब्रिलियंस थी। येस, मैच वाज इन द हैंड्स ऑफ कराची किंग, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं था जितना ये लग रहा था। तो जो शानदार बैटिंग की, वन वे उसको पूरा सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर देना, और बिल्कुल एक ब्रिलियंस जिसको हम कहते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो नज़र आई पोलार्ड में। और इसीलिए ये पूरी दुनिया में मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेयरों के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, कि गो के बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी खेलते हैं पूरा मैच जितवा देते हैं। वो ये ना एक टाइम एक गो इनको जब मिल जाती है। जी, दूसरा एक चीज़ ये कि शाहीन इसलिए भी स्ट्रगल करते हैं। नॉर्मली अगर देखा गया, अगर शॉर्ट बॉल इनटू हिज रेब्स और उनकी बॉडी की तरफ करें तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। शाहीन क्योंकि लेफ्ट आर्मर है, और लेफ्ट आर्म का बॉल इवन जितना मर्जी आप कर लें, वो एंगल से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाता है, तो ही प्रॉब्ली मोर कंफर्टेबल हिटिंग हिम रादर देन राइट आर्म फास्ट। शाहीन जो है वो यॉर्कर्स करते हैं और स्लो वन करते हैं, वो भी ये वाला, तो वो शायद उनकी स्ट्रेंथ है। जो भी आगे बॉल करते हैं, एक तो उनका बल्ला जो है वो 4 बंदे मिलके उठा सकते हैं, कोई 9 ग्रिपें चढ़ाते हैं उस पर, तो आगे वाला बॉल तो वो। All right, the news out of Gaddafi Stadium is that Karachi Kings ने टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, और कलंदर्स का स्क्वाड आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चेंजेस आई हैं 2। हफीज़, ये दोनों चेंजेस में लगता है कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कुछ ना कुछ बदलना है। शाय होप वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो विकेट कीपर हैं और फरहान से वो प्रेशर ऑफ होगा। एहसान भट्टी को मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और जो ऑलराउंडर हैं, तो ये एक इंक्लूजन आई है। बाकी टीम उनकी सेम है। ठीक है, कराची किंग्स गो विदाउट अ चेंज। मिसबा जी बिल्कुल, आई थिंक पहले मैच के बाद कंपोजिशन बेहतर की है और सेम टीम दे आर प्लेइंग ज़बरदस्त मैच खेले पिछला, बैलेंस साइड है, बैटिंग भी पूरी है, स्पिनर्स 2 हैं, फास्ट बॉलर्स हैं,
तो आई थिंक मोस्टली द प्लेयर्स आर इन फॉर्म. कैरन पोलार्ड ने जो लास्ट इनिंग के लिए, शोएब मलिक he is in good nick also. So overall I think it's a balanced squad and it's all about execution now. It is going to be all about execution. तबरेज़ शम्सी अभी तक अज़हर जो है कोई ख़ास इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर सके फॉर कराची किंग्स. जी बिल्कुल, आई थिंक नॉट टू हिज लाइकिंग. अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई. इकॉनमी रेट भी बहुत हाई है, विकेट्स भी नहीं पिक की इतनी ज़्यादा. आई थिंक he has that रिस्ट स्पिन हमेशा पाकिस्तानी प्लेयर्स स्पेशली लोकल प्लेयर्स को ट्रबल करती है. लेकिन जैसे मिसबा भाई ने पहले मैच में कहा था ना कि लाइन थोड़ी सी ऑफ जा रही है और एट टाइम्स जब बैट्समैन सेट होता है आप उसके सामने आ जाएं और उसको आपको पहले खेला हो तो तब भी होता है. तो आई थिंक टाइम बनेगा इनका, क्योंकि आई फील कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है T20 क्रिकेट में. विकेट्स मिडल ओवर में लेना बहुत ज़रूरी है. गो के थोड़ा एक्सपेंसिव भी चले जाएँ, लेकिन as long as he is picking up wickets, that is good for Karachi Kings. All right, with that it's time for expert predictions. Right जनाब, expert predictions का टाइम हुआ है. कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स है. वसीम अकरम के लिए पिक मैं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है अपनी कनाडा से. क्या आप मेरे लिए करेंगे? कराची किंग्स जब तक वो वापस नहीं आते तब तक मैं ही करूंगा. सो कराची किंग्स फॉर वसीम अकरम. मिसबा नहीं, उधर से शुरू करें. अज़हर जी, कराची किंग्स जस्ट बिकॉज दे बॉलिंग फर्स्ट और आई थिंक ड्यू फैक्टर होगा. ऑन पेपर लाहौर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन आई फील के विद टॉस विनिंग द टॉस कराची किंग्स हैव द एडवांटेज. हफीज़ एडवांटेज की तो बात ठीक है, लेकिन लाहौर है तो लाहौर कलंदर्स. राइट, ऑलराइट. मिसबा कराची. मिसबा इतनी घूरी के साथ कराची खैरियत. मैं चाहता था लाहौर पिक करे अपना अज़हर भी, लेकिन उसने नहीं किया. उसने किंग्स किया. बेवफाई की थी लाहौर ना है. लाहौर में बेवफाई की थी. अच्छा, तीनों के तीनों बाय द वे लाहौर के रहे. आप मेरे साथ रह के पता तो लग गया बेवफा कितना हूं मैं. हाँ, मुझसे ज़्यादा मैं अब खैर कुछ आगे कहना नहीं चाहता. बहुत सारी बातें निकल जाएंगी यहाँ पे. एंड दोस योर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस. सो सॉरी अज़हर, आप कह रहे थे कि आप एक बहुत बेवफा आदमी हैं. आपने कहा एक बहुत बेवफा आदमी है. एलैबोरेट करें. मैं मैंने आपको आपने अंदाज़ा नहीं लगाया मेरे 3 दिन रह के 8-10 दिन रह के, बल्कि मैंने तो आपसे साथ पहले भी काम किया बेवफा कितना हूँ. लाहौर कलंदर ने बेवफाई की ना पिछले मैच में. मैंने पिक किया था, जीतना चाहिए था. मेरा पॉइंट्स आए. ये बात ये लंबी हो रही है, रोने वोने की नहीं हो रही. अब रुलाएगा क्या? Alright guys, we're going to take you out for the action. Lahore Qalandars clashing with Karachi Kings. We'll see you on the other side of the game.